be the last lecture. After that we will start general studies or science portion. अभी भी स्टूडेंट्स कुछ टॉपिक्स पेंडिंग है, जैसे कि डीपीएसपी पेंडिंग है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ पेंडिंग है, फंडामेंटल राइट्स पेंडिंग है, फेडरलिज्म वगैरह, वो सारे टॉपिक्स हमें कवर करने हैं. हम साइंस का पोर्शन भी करेंगे एंड जनरल स्टडीज़ का पोर्शन करेंगे, इंग्लिश वगैरह भी करेंगे. फ़िलहाल हम साइंस या जनरल स्टडीज़ पर जाएंगे आफ्टर कंप्लीटिंग कॉन्स्टिट्यूशन, एंड दिस इज़ गोइंग टू बी द लास्ट लेक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सीरीज़. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टूडेंट्स, यहाँ पे फोर्स MCQ है. आज मैंने 5-6 MCQ लाए हैं विद डिटेल और डिस्कशन. आपका कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से आज क्लियर हो ही जाएगा. इसके बाद आपको एक ही काम करना है, गूगल में जितने भी MCQs हैं आप उनको कीजिए. जितने जहाँ से भी आप MCQs देखोगे आपको मैक्सिमम MCQs इस टॉपिक पे करने ही करने हैं, ताकि आपको कॉन्स्टिट्यूशन पे होल्ड हो जाए. अब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो है, द टर्म सेक्युलरिज्म वाज एडेड टू प्रेम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच अमेंडमेंट एक्ट. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. The question is the term secularism was added to preamble of Indian Constitution by which amendment act, यानी किस अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसको कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था. 42 अमेंडमेंट एक्ट, 44 अमेंडमेंट एक्ट, 52 अमेंडमेंट एक्ट, आर इज इट 48th अमेंडमेंट एक्ट. आपको क्या लग रहा है? ऑब्वियसली यू कैन आंसर इट. दिस इज द आंसर. 42 अमेंडमेंट एक्ट. The term secularism was added to preamble of Indian Constitution by 42 Amendment Act. इसके बाद इसके डिटेल्स देखेंगे. यहाँ पे आप देख सकते हो, द preamble to the Indian Constitution was added by the 42 Amendment Act, as we have already mentioned. 1976 में हुआ था ये ऐड प्रेम्बल. लेकिन ये ओरिजिनल प्रेम्बल नहीं है, बल्कि इसमें मॉडिफिकेशन हुई थी. इसमें कुछ टर्म्स ऐड हुई थी, जैसे कि सेकुलर एंड सोशलिस्ट ऐड हुआ था. मगर ओरिजिनल प्रेम्बल जो है वो अडॉप्ट हुआ था 1940 में, 1949 में. आप देख सकते हो. लेकिन जो टर्म है सेकुलर एंड सोशलिस्ट वो इसमें अडॉप्ट हुई थी. दैट इज़ वाई इसको मॉडिफाई किया गया था प्रेम्बल को. और 42 अमेंडमेंट एक्ट जो मॉडिफाइड है, इसमें से यही दो वर्ड्स ऐड किए गए थे, जैसे कि सेकुलर एंड सोशलिस्ट. सो वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव सॉलमली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड रिपब्लिक. आप देख सकते हो यहाँ पे सेकुलर एंड सोशलिस्ट, ये जो टर्म्स है यही दो टर्म्स ऐड हुई थी जब 42 अमेंडमेंट एक्ट आया था. इसने मॉडिफाई किया था ओरिजिनल प्रेम्बल को. बस इतना सा है. वरना ये जो ओरिजिनल प्रेम्बल है वो अडॉप्ट हुआ था 1949 में ही. बट सेकुलर एंड सोशलिस्ट जो ये टर्म्स हैं वो अडॉप्ट हुई थी या मॉडिफाई किया था इसको. ताकि क्यों किया था हम वो भी पढ़ेंगे. ओरिजिनल प्रेम्बल वाज अडॉप्टेड इन 1949, यहाँ पे है already mentioned. The 42 Amendment Act in 1976 modified the preamble to include the two words secular and socialist, as we have already discussed about this. So the preamble was not entirely added in 1976, as I have already said. ये 1976 में ऐड नहीं हुआ था, but rather modified to include these two important words that reflect India's commitment to secularism and socialism. यानी इसलिए ऐड हुआ था ताकि रिफ्लेक्ट करे कमिटमेंट ऑफ इंडिया टुवर्ड्स सेकुलरिज्म एंड सोशलिज्म, यानी वो प्रमोट करे सेकुलरिज्म एंड सोशलिज्म को. इसलिए ये टर्म्स ऐड हुई थी, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी. द टर्म सेकुलरिज्म वाज एडेड टू प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 42th अमेंडमेंट एक्ट 1976. एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड, 42 अमेंडमेंट एक्ट में ये टर्म ऐड हुई थी. हियर इज़ द एग्जैक्ट चेंज. आप एग्जैक्ट चेंज देख सकते हो. Original preamble 1949. We the people of India have solemnly resolved to constitute India into sovereign democratic republic. ये पहले था, आप देख सकते हो. इसका कलर चेंज करूँगा मैं. See here, we the people of India have solemnly resolved to constitute India into sovereign democratic republic. यानी 1949 में आया था ये यहाँ तक टर्म थी. उसके बाद we the people of India have solemnly resolved to constitute India into sovereign socialist, secular, democratic republic. यहाँ पे socialist, secular वगैरह ऐड हुई थी. और ये पूरी आप देख सकते हो.
आप इसको ऐसे भी एनसर्कल कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। आप इसको पूरी देख लीजिएगा। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव सॉलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। उसके बाद द 42 Amendment Act inserted the word secular and socialist into preamble, making इंडिया ऑफिशियली सेकुलर एंड सोशलिस्ट नेशन। उसके बाद ये जब टर्म्स ऐड हुई थी, ये जो टर्म्स ऐड हुई थी आप देखिए, या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ये जो टर्म्स ऐड हुई थी 42 Amendment Act इंसर्टेड द वर्ड सेकुलर एंड सोशलिस्ट इनटू प्रीएम्बल, मेकिंग इट इंडिया ऑफिशियली सेकुलर एंड सोशलिस्ट नेशन। इसी ने इंडिया को बनाया सेकुलर एंड सोशलिस्ट नेशन इन टर्म्स की वजह से, इस अमेंडमेंट की वजह से। उसके बाद ये अच्छा खासा लंबा लेक्चर रहने वाला है ताकि हम डिटेल डिस्कशन कर पाए। सो हैव पेशेंस स्टूडेंट्स, दिस लेक्चर विल give you brief idea about constitution and will enrich you with knowledge. So this change aimed to emphasize India's commitment to secularism, ensuring equal treatment of all citizens regardless of their religion. यानी इसने डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया, बल्कि ये आप बोल सकते हो सेकुलरिज्म या इक्वल ट्रीटमेंट सिटीजन्स रिगार्डलेस ऑफ द रिलीजन। उसका किसका कौन सा रिलीजन हो ये मैटर नहीं करता है, बल्कि हम सब बराबर हैं अब इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में। कोई किसी का कोई भी, किसी सिटीज़न का कोई भी रिलीजन हो, बट राइट्स इक्वल है सबके। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑल आर इक्वल। इसने यही प्रमोट किया इस टर्म, ये जो टर्म्स ऐड हुई थी। रिफ्लेक्ट इंडिया सोशलिस्ट गोल्स एमिंग फॉर मोर इक्विटेबल सोसाइटी, यानी इक्वालिटी की बात यहाँ पे है। प्रमोशन ऑफ इक्वालिटी या सोशलिस्ट गोल्स एमिंग फॉर मोर इक्विटेबल सोसाइटी, इसका मकसद यही था, प्रमोशन ऑफ इक्विटेबल सोसाइटी। दिस अमेंडमेंट reinforced India's fundamental character as secular and socialist nation. As I have already mentioned this line, reinforce किया इसने या प्रमोशन किया फंडामेंटल कैरेक्टर इंडिया को, इंडिया का नाम इसने मतलब बोलते हैं ना रोशन किया, ऐसे ही बिकॉज सेकुलर एंड सोशलिस्ट नेशन इसको बनाया ताकि भेदभाव ना हो या डिस्क्रिमिनेशन ना हो। इन यहाँ पे आप जानते हो डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, रिलीजन्स बहुत ज़्यादा है। सो आपस में ये सारे इंटीग्रेट हो जाए। वो बेसिक रूल्स ऑलरेडी हमने पढ़े हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, उनको कोऑर्डिनेशन के लिए वो अडॉप्ट करने ही करने होते हैं। एंड ये जो टर्म्स हैं हर एक मज़हब को सेम नज़र से देखा जाएगा। आपने वो आर्टिकल 25 वगैरह पढ़ा होगा 28 तक, उसमें भी ऑलरेडी फंडामेंटल राइट्स रिलीजन्स के बेसिस पे आप मेंशन है। वो फंडामेंटल राइट्स भी हमें अच्छे से पढ़ने हैं, आप उसकी टेंशन ना लो। आई विल क्लियर यू ऑल फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स पे क्वेश्चन आते ही आते हैं। उसके बाद हमें DPSPs वगैरह भी पढ़ने हैं, तो उसकी टेंशन भी ना लो। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 पे जाएंगे डायरेक्टली। आप देख सकते हो, आप मेरे साथ बने रहे और स्टूडेंट्स, आई कैन एंश्योर यू दैट you will have a good hold on Constitution of India. So the concept of directive principle of state policy is borrowed from which country's constitution? यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSPs कहाँ से बारो किए थे इंडिया ने? इज़ इट यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इज़ इट आयरलैंड और फ्रांस? सो यू कैन clearly give it answer. Think about this again, then mark it. Let me so students, you can give clearly answer. I can so आप देख सकते हो ये पेन वर्क नहीं कर रहा था। आयरलैंड है, इरिश कॉन्स्टिट्यूशन आप कह सकते हो, वहाँ से ये कंसेप्ट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बारो किया गया था। क्वेश्चन यही था DPSPs कहाँ से बारो किए गए थे, तो हमने क्लियरली इसका आंसर दिया। यहाँ ऐसे कर सकते हो आप, आयरलैंड या इरिश कॉन्स्टिट्यूशन आप कह सकते हो 1937 में। यहाँ पे इसकी डिटेल्स है। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSPs इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर बारोड फ्रॉम आयरिश या इरिश कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं हम।
1937 में वहाँ से ये लिया गया था DPSPs। DPSPs क्या होते हैं? DPSPs आर द जस्ट द गाइडलाइंस। आप देख सकते हो इंडिया में पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी या गवर्नमेंट होता है, या हम कह सकते हैं यहाँ पे गवर्नमेंट के हाथ में पावर है, पार्लियामेंट के हाथ में पावर है, वो लॉज वगैरह बनाते हैं और उसके बदले गवर्नमेंट के कुछ फराइज़ है उन पे DPSPs हैं। और DPSP आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हो। DPSPs आर गाइडलाइंस फॉर गवर्नमेंट, उनको कैसे काम करना है, क्या वेलफेयर करना है सोसाइटी। हमने इसके रिलेटेड ऑलरेडी डिस्कस किया है, तो इस पर हम और डीप नहीं जाएंगे। ये गाइड आप कह सकते हो ये गाइडलाइंस है गवर्नमेंट के लिए, उनको क्या करना है। और फंडामेंटल राइट्स भी है सिटीजन्स के लिए। लिमिटेशंस गवर्नमेंट पे बहुत सारे हैं। इंडिया में ये अच्छा सिस्टम है ताकि गवर्नमेंट कुछ ज़्यादा डिक्टेटरशिप की तरफ ना जाए। बट हाँ, कई सारे लिमिटेशंस भी है फंडामेंटल राइट्स पे। जैसे नेशनल सिक्योरिटी की बात है, वहाँ पे इंसान बहुत कंसर्न होता है ये क्या मसला है, या 22 आर्बिट्री अरेस्ट वगैरह आप आर्टिकल 22 के बारे में पढ़ा होगा। तो ऐसे नहीं वो ले जा सकते हैं, उनको अच्छे से जवाब देना होगा ये किसी को अरेस्ट करने के लिए। लेकिन जब नेशनल सिक्योरिटी की बात होती है उस टाइम फंडामेंटल राइट्स पे लिमिटेशंस है, अगर वो नेशनल सिक्योरिटी का इशू। दैट इज़ वाई आई एम सेइंग। बट फंडामेंटल राइट्स कुछ हद तक कंट्रोल करते हैं गवर्नमेंट्स को। और यहाँ पे हम वहाँ पे डीप नहीं जाएंगे, मैं टॉपिक से भटक रहा हूँ। हम DPSP है, DPSP पे थे। यहाँ पे क्वेश्चन था ये कहाँ से लिए हमने। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSPs इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर बोरोड फ्रॉम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन 1937। उसके बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ सोशल पॉलिसी, दीज प्रिंसिपल्स वर डिजाइन्ड टू गाइड द आयरिश गवर्नमेंट्स मेकिंग लॉज एंड पॉलिसीज दैट प्रमोट सोशल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर। जो प्रमोट कर रहे थे सोशल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर लोगों के लिए, ये प्रिंसिपल्स डिज़ाइन किए गए थे। आयरिश गवर्नमेंट की तरफ से ये लॉज एंड पॉलिसीज़ आए थे और इंडिया ने वहीं से ये बारो की, उनको इंस्पिरेशन वहीं से मिली थी। आपने डॉक्टर BR अम्बेडकर के बारे में सुना होगा, उसी ने ये किया था। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन एंड इनकॉर्पोरेटेड a similar set of principles in Indian constitution known as DPSPs या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSPs। यानी उसने इंस्पायर होके ये इन्फ्लुएंस हुआ था आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से और इनकॉर्पोरेट किया था सिमिलर प्रिंसिपल्स जिनको हम DPSPs बोलते हैं। उनमें मॉडिफिकेशन की गई थी कुछ हद तक और फिर अडॉप्ट किए गए थे, क्योंकि इंडिया की सोसाइटी जो है वो डाइवर्स, इसमें डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। और ये जो DPSPs है ये पार्ट 4 में आते हैं, आर्टिकल 36 to 51 इसमें कवर होता है। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो, ये जो DPSPs आते हैं इसमें कुछ मॉडिफिकेशन वगैरह की गई है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बोला। और मैंने ऑलरेडी बोला ये भी क्रेडिट जो है इंस्पायरेशन के लिए वो जाता है आयरलैंड को या आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन को। और उसके बाद थर्ड क्वेश्चन इज द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लाइज, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जुडिशियल रिव्यू जो है वो उसका क्या मतलब, वो आप बोल सकते हैं इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लाइज, वो क्या इम्प्लाई करता है इनमें से। द सुप्रीम कोर्ट कैन रिव्यू एनी लॉज पास्ड बाय द पार्लियामेंट, यानी सुप्रीम कोर्ट रिव्यू कर सकता है कोई भी लॉ जो पार्लियामेंट पास कर सकता है, कोई भी लॉ मतलब एनी लॉ, यही यहाँ पे गड़बड़ है। द ऑर्डिनरी लॉज वगैरह जो अगर हम फंडामेंटल राइट्स या कोई ऐसा बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेट करता हो तब वो रिव्यू कर सकते हैं। द हाई कोर्ट कैन रिव्यू द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट रिव्यू कर सकता है डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जब कोई ऐसा पर्टिकुलर केस होगा या हाई कोर्ट इनमें आपस में बहस होती है। ऐसे नहीं है मतलब कोई भी केस उठा लो कोई भी, या सुप्रीम कोर्ट रिव्यू करता है लेकिन वो पर्टिकुलर केसेस में होता है। द जुडिशियर कैन रिव्यू द एक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स, जुडिशियर क्या कोई भी मतलब किसी भी एक्शन, प्रेसिडेंट का एक्शन हो या गवर्नर का हो उसको रिव्यू कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता क्योंकि उनको कुछ हद तक पावर्स दिए जाते हैं। जहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करेंगे उस टाइम जुडिशरी अपना काम कर सकता है, या फंडामेंटल राइट्स या एब्सोल्यूट राइट्स वगैरह को वायलेट
करेगा गवर्नमेंट या डिक्टेटरशिप उनको लगेगी तब वो एक्ट कर सकते हैं। सो द कोर्ट्स कैन रिव्यू द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लॉज एंड एग्जीक्यूटिव एक्शंस, यही है। द कोर्ट्स कैन रिव्यू द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी एंड लॉ ऑफ लॉज एंड एग्जीक्यूटिव एक्शंस, यानी वो देखेंगे अगर कोई लॉ पास हुआ है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल मत है, मतलब लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है या नहीं, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। और एग्जीक्यूटिव एक्शंस वगैरह जो है, जो पार्लियामेंट में कोई भी लॉज या बिल आती है वो कंट्रोवर्शियल मत है, मतलब अगर वायलेट करता है बेसिक स्ट्रक्चर को तब वो रिव्यू कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या था? द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लाइज। सो आंसर इज, आंसर तो मैंने ऑलरेडी दिया, द कोर्ट्स कैन रिव्यू द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लॉज एंड एग्जीक्यूटिव एक्शन। द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन। ये कई बार आया है ये क्वेश्चन, ये कहाँ से लिया गया आप देख सकते हो क्लियरली। द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन, यानी यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन से ये लिया गया। सो इसका कलर चेंज करेंगे। उसके बाद इन इंडिया जुडिशियल रिव्यू इज एनश्राइन्ड इन आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच स्टेट्स दैट, यानी जुडिशियल रिव्यू जो है वो किस आर्टिकल 30 के तहत आता है। which states that the state shall not making any law that takes away or abridges the fundamental rights guaranteed by the constitution. Any law made in contravention of this clause shall be void, यानी कोई भी लॉ हो, मिसाल के तौर पर हम कह सकते हैं फंडामेंटल राइट्स जो गारंटी करता है कॉन्स्टिट्यूशन, अगर वायलेट करने की कोशिश करेगा गवर्नमेंट तो वो जुडिशियल उसका रिव्यू ले लेगा। और एनी लॉ मेड इन कंट्रोवर्शन ऑफ दिस क्लास शैल बी वॉइड, यानी कोई भी लॉ अगर इसके तहत बनाया जाता वो वॉइड माना जाएगा, यानी उसको प्रैक्टिकल आप कह सकते हो कोर्ट उसको वॉइड मान सकता है अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ होगा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ द पावर टू स्ट्राइक डाउन लॉज, यहाँ पे आप देख सकते हो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ द पावर टू स्ट्राइक डाउन लॉज एंड गवर्नमेंट एक्शंस दैट वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी सुप्रीम कोर्ट जो इंडिया का है उसको ये पावर है, वो कोई भी लॉ गवर्नमेंट जो पास करेगा अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता है तो वो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार कर सकते हैं उस लॉ को। एक्शन दैट वायलेट्स द इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट्स, दिस पावर इज एक्सरसाइज्ड थ्रू। और ये जो पावर है कोर्ट को कैसे मिला या हम कह सकते हैं जुडिशरी को कैसा मिला, तो उसके बारे में नीचे डिस्कशन है कैसे उनको ये पावर्स मिले हैं। वो रिट जुडिशन कर सकते हैं आर्टिकल 32 एंड 226, जैसे कि आर्टिकल 32 हमने कई बार पढ़ा है, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा था इसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। एंड रिट जुडिशन जो है वो आर्टिकल 32 एंड 226 के तहत कर सकता है या कर सकता है कोर्ट। तो द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कैन इशू रिट्स टू एनफोर्स फंडामेंटल राइट्स, यानी वो रिट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं एनफोर्स फंडामेंटल राइट्स किसके तहत, आर्टिकल 32 एंड 226 के तहत। यहाँ पे आर्टिकल 226 जो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स कैन इशू रिट टू एक्सरसाइज फंडामेंटल राइट्स। उसके बाद जुडिशियल रिव्यू ऑफ लेजिस्लेशन आर्टिकल 13, द सुप्रीम कोर्ट कैन डिक्लेयर लॉज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये ऑलरेडी मैंने आपको बोला आर्टिकल 30 के तहत वो आता है। आर्टिकल 13 आप पढ़ना, जुडिशियल रिव्यू ऑफ लेजिस्लेशन आर्टिकल 13, द सुप्रीम कोर्ट कैन डिक्लेयर लॉज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, यानी वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉज को डिक्लेयर कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट जो है वो जुडिशियल रिव्यू का ही है, जुडिशियल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन। द सुप्रीम कोर्ट कैन रिव्यू द एग्जीक्यूटिव एक्शन फॉर लीगलिटी एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, यानी वो रिव्यू कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट कर सकता है रिव्यू पार्लियामेंट जो एग्जीक्यूटिव के एक्शंस होंगे या फॉर लीगलिटी एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, यानी अगर कोई भी लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा तो वो इसको वाइड कह सकते हैं, जैसे कि ऑलरेडी हमने इसके बारे में डिटेल डिस्कशन किया।
द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इंडिया वाज इन्फ्लुएंस्ड, ये कहाँ से आया, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आप बस यूएसए उस टाइम यूएसए ही आएगा, ज़्यादा उतना डीप नहीं पूछेंगे। यहाँ पे कई सारे डिस्कशन यहाँ पे दी गई है अलग अलग केसेस में, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट यूएसए का डिसीजन है, उसके बाद ब्रिटिश कोर्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू, यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग। द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट एम्फेसिस ऑन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड रूल ऑफ लॉ, यानी वो रूल ऑफ लॉ पे ही बिलीव करता है। एंड द इंडियन जुडिशरी हैज़ प्लेड ए क्रूशियल रोल इन अपहोल्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्टिव फंडामेंटल राइट थ्रू जुडिशियल रिव्यू, यानी इंडियन जुडिशरी जो है उसने क्रूशियल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द इंडियन जुडिशरी हैज़ प्लेड ए क्रूशियल रोल इन अपहोल्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करना, या आज का जो वक्त है, जो पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन आया था तब से आज तक उसने अपहोल्ड किया कॉन्स्टिट्यूशन को, एंड प्रोटेक्ट किया फंडामेंटल राइट्स को थ्रू जुडिशियल रिव्यू, यानी कहीं कोर्ट हेयरिंग्स में कई सारे केसेस आए, वहाँ से बेसिक पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, बार बार जुडिशरी ने हमने समझाया, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की थ्योरी क्या है, बार बार हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने जुडिशियल रिव्यू के थ्रू ये समझाया है। सो यही पे यहाँ पे लिखा है, उसको प्रिजर्व करने का काम, कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिजर्व करने का काम, फंडामेंटल राइट्स को प्रिजर्व करने का काम, बेसिक स्ट्रक्चर को प्रिजर्व करने का काम सिर्फ जुडिशियल सिस्टम के हाथ में है या जुडिशरी के हाथ में है। ये अच्छी चीज़ है, इससे बैलेंस मेंटेन रहता है गवर्नमेंट में, और लोगों और गवर्नमेंट के बीच में कंट्रोल करता है जुडिशरी, ये अच्छी चीज़ है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। उसके बाद एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, वेट ए सेकंड, बारिश हो रही है स्टूडेंट्स बाहर कई बार। सो क्वेश्चन 4 इज़, इसलिए बैकग्राउंड शोर आ रहा है थोड़ा बहुत, सो आई एम सॉरी फॉर दैट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 इज़, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ, इंडियन का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कौन सा प्रिंसिपल फॉलो कर रहा है, इनमें से, इन दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ये मतलब प्रिंसिपल फॉलो कर रहा है। पार्लियामेंट्री सॉवर्निटी, तो आंसर यही से आया, बाकी आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। प्रेसिडेंट सुप्रीमेसी, ड्यूअल सिटीजनशिप, जुडिशियल रिव्यू, यानी मैंने जैसे बोला पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही है यहाँ पे, और पार्लियामेंट ही लॉज बनाता है, पार्लियामेंट ही बिल्स वगैरह पास करता है, अमेंडमेंट्स वगैरह जो होते हैं वहीं से आते हैं, तो पार्लियामेंट पे हम बिलीव करते हैं। सो पार्लियामेंट्री सॉवर्निटी जो है वो इसका आंसर है। उसके बाद प्रेसिडेंट सुप्रीमेसी, वो तो यहाँ पे नहीं है, ड्यूअल सिटीजनशिप भी नहीं है, यहाँ पे थी कश्मीर में, JNK में, तो वो अब इन्होंने आर्टिकल 370 के बाद ख़त्म की है। सो अब जो उसके बाद जुडिशल डिक्टेटरशिप, यहाँ पे जुडिशल डिक्टेटरशिप भी नहीं है, यहाँ पे बैलेंस है पूरा इंस्टीट्यूशंस का, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी वगैरह, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वगैरह है, तो हर एक बैलेंस, और इलेक्शन कमीशन भी है, यानी पावर्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, और रियल पावर जो है वो लोगों के हाथ में ही थी, इसलिए हम बोलते हैं वी द पीपल, या वी द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, या फॉर द पीपल, हम कह सकते हैं रियल पावर जो है वो लोगों के हाथों में होती है, और गवर्नमेंट, ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है लोगों के लिए ही होता है, ताकि लोगों को पावर मिले, और ये जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इसलिए है ताकि बेसिक रूल्स वगैरह फॉलो करें सिटीजन्स, इसलिए ये लॉज वगैरह होते हैं ताकि सोसाइटी में इंटीग्रेशन बनी रहे। उसके बाद हम अपने क्वेश्चन पे जाएंगे विदाउट वेस्टिंग टाइम। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवर्निटी, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने ये बोला है। उसके बाद इसकी डिटेल देखेंगे। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कौन कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करता है, वो कहीं सारे करते हैं, आप देख सकते हो। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, यहाँ पे यही है आंसर, पार्लियामेंट्री सॉवर्निटी या पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, और कई सारे इसके अलावा भी प्रिंसिपल फॉलो करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो हम अच्छे से पढ़ेंगे। पहला है फेडरलिज्म, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, यानी पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं सेंटर एंड स्टेट। आपको मेंशन करना होगा, याद रखना होगा, डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे आप ये टर्म नहीं देखोगे, बट इनडायरेक्टली इसका यूज़ किया गया है ताकि इंटीग्रेशन बनी रहे।
डिवीजन ऑफ पावर जो है वो सेंटर एंड स्टेट के दरमियान किया गया है, यानी पावर्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए, कुछ पावर सेंटर को है, कुछ पावर स्टेट को है, लेकिन सेंटर को ज़्यादा पावर्स इसलिए है ताकि इंटीग्रेशन बनी रहे, ताकि इंटीग्रेट उस टाइम इंडिया का ये जो है आप जानते हो पार्टीशन हुआ था, दैट इज़ वाई सेंटर्स को मोर पावर दिए गए हैं। उसके बाद पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, जैसे कि ये क्वेश्चन भी इसके रिलेटेड ही था, द कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश ए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एस्टैब्लिश होती है या यहाँ पे फॉर्म करती है। उसके बाद सेकुलरिज्म है, इस पे भी बिलीव है, इसमें यही था द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो द प्रिंसिपल, कौन कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करता है, उसमें सेकुलरिज्म भी एक प्रिंसिपल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो फॉलो करता है। द कॉन्स्टिट्यूशन एंड शोज इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल रिलीजन एंड सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट, यानी इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ रिलीजन, यहाँ पे इसको मैं मार्क करूँगा या ऐसे भी कर सकते हैं हम। द कॉन्स्टिट्यूशन एनश्राइन्स इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल रिलीजन एंड सेपरेशन ऑफ रिलीजस फ्रॉम द स्टेट, यानी इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ रिलीजन और सेपरेट करता है रिलीजन फ्रॉम स्टेट, स्टेट और रिलीजन को अलग रखता है, यानी कोई भी गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर सकता है रिलीजन में, जब तक कि नेशनल सिक्योरिटी की बात हो या इमरजेंसी वगैरह या जो भी मतलब वार एग्रीगेशन हो, तब तक कोई भी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं एवरी रिलीजन को इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। उसके बाद फोर्थ पार्ट जो है वो सोशलिज्म भी एक प्रिंसिपल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। द कॉन्स्टिट्यूशन एम इज़ टू प्रमोट इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी, इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी, इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी। उसके बाद रिपब्लिकनिज्म, इंडिया इज़ रिपब्लिक, जैसे कि हमें पता ही है यहाँ पे मोनार्की वगैरह नहीं है, विद एन इलेक्टेड प्रेसिडेंट एज हेड ऑफ द स्टेट, इलेक्टेड प्रेसिडेंट जो है वो हेड ऑफ स्टेट माना जाता है। उसके बाद रूल ऑफ लॉ है, यानी कानून ही सबसे बड़ा है। द कॉन्स्टिट्यूशन एनश्राइन्स दैट लाइज सुप्रीम एंड अप्लाइज टू ऑल सिटीजन्स, यानी कानून जो है वो सबसे बड़ा है और ये लागू होता है सब सिटीजन्स पे। इसका कलर चेंज करेंगे। सो रूल ऑफ लॉ पढ़ा हमने। उसके बाद सेपरेशन ऑफ पावर्स है, ये ऑलरेडी भी हमने बोला है, सेपरेशन ऑफ पावर। द कॉन्स्टिट्यूशन सेपरेट्स द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल पावर्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी अलग अलग पावर देता है, सेपरेट करता है। ये इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट्स है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल पावर्स ऑफ गवर्नमेंट। सो इनके अलग अलग पावर्स हैं, इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं है, अलग अलग पावर्स होते हैं इनके, लेकिन इनको कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करना होता है। अगर एक इंस्टीट्यूट डिक्टेटरशिप की तरफ जाएगा तो वो दूसरा उसको कंट्रोल करने की कोशिश में लगेगा या कंट्रोल करेगा, या जुडिशल के जो पावर्स हैं वो रिव्यू कर सकता है उनके डिसीजंस, ये पता ही है। ऐसी ही कहीं कहीं फ्री हैंड भी है पार्लियामेंट को लाज वगैरह बनाने में, और कहीं कहीं अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज करने की कोशिश करेंगे तो उस टाइम जुडिशल अपना काम कर सकता है। यानी ओवरऑल इंस्टीट्यूट्स के अलग अलग पावर्स है ताकि बैलेंस रहे, कॉन्स्टिट्यूशन में यही ऑलरेडी मेंशन था। उसके बाद फंडामेंटल राइट्स की बात है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स इंडिविजुअल राइट्स एंड फ्रीडम सच एज इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये प्रोटेक्ट करता है ये राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे आप देख लीजिएगा, फंडामेंटल राइट्स द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट इंडिविजुअल राइट्स, फ्रीडम सच एज इक्वालिटी की बात करता है, लिबर्टी की बात करता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करता है। ये प्रोटेक्ट्स हैं फंडामेंटल राइट्स, दिए गए हैं ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी हमें अच्छे से पढ़ना है जैसे कि हमने कई बार इसके बारे में बोला। उसके बाद 9th पॉइंट जो है इसको मैं अच्छे से करूँगा, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSPs, जो ऑलरेडी हमने पहले ऑब्जेक्टिव में भी पढ़ा था। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स गाइडलाइंस फॉर गवर्नमेंट टू फॉलो वाइल मेकिंग लॉज एंड पॉलिसीज, यानी कुछ गाइडलाइन दी गई है गवर्नमेंट को वो फॉलो करे जब वो पॉलिसीज़ एंड लॉज वगैरह लाए या बिल्स वगैरह पास करे, तो उनके लिए कुछ गाइडलाइंस है, एस्पिरेशंस एंड गोल्स ऑफ द सोसाइटी। इसके बारे में हमने कहीं लेक्चर में डिस्कशन किया है, तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हो, आपको अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। उसके बाद दीज प्रिंसिपल्स फ्रॉम इसको मैं एनसर्कल करता हूँ अच्छे से। These principles form foundation of Indian Constitution and shape the country's governance, policies and society. The Indian Constitution follow the principle of parliament sovereignty but with limitations. यानी ये जो principles है ये फाउंड करते हैं
या फाउंडेशन करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, शेप करते हैं गवर्नेंस, पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी, यानी ओवरऑल कंट्री कैसे चलानी है उसके बारे में ही है ये। इससे जो ये डाइवर्सिटी है, इतनी पॉपुलेशन है यहाँ पे, इतने रिलीजन्स हैं, तो उनको एक साथ वो कैसे इंटीग्रेट हो जाए, एक साथ कैसे चले। सो यही जो प्रिंसिपल है इनको फॉलो करने के बाद मतलब ये पॉसिबल है। जब ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है तभी ये पॉसिबल है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी बट विद लिमिटेशन। लेकिन जो पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी है या गवर्नमेंट को जो फ्री हैंड थोड़ा बहुत दिया गया है लेकिन उसमें भी कुछ हद तक लिमिटेशन हो जाए ताकि वो डिक्टेटरशिप की तरफ ना जाए, इसलिए उनमें लिमिटेशंस हैं। इन ए पार्लियामेंट, आप यहाँ से ये लाइन पढ़िए, इसको मैं अच्छे से करूँगा दोबारा। इन ए पार्लियामेंट्री सॉवरेन सिस्टम, पार्लियामेंट हैज़ द सुप्रीम पावर टू मेक लॉज, यानी पार्लियामेंट को जो है वो सुप्रीम पावर है, वो लॉज वगैरह कर सकते हैं। इट इज़ डिसीजंस आर फाइनल, इनके डिसीजन जो है वो फाइनल। हाउएवर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्लेसेस सर्टेन लिमिटेशंस ऑन पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ लिमिटेशंस है या सर्टेन थिंग्स पे लिमिटेशंस हैं ताकि वो अपनी डिक्टेटरशिप ना करे। वो कौन कौन सी हैं हम नीचे पढ़ेंगे। फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं सिटीजन्स, और ये जो है लिमिट करता है गवर्नमेंट को ताकि वो अपनी हद पार ना करें। फंडामेंटल राइट्स, पार्लियामेंट कांट मेक लॉज दैट वायलेट द फंडामेंटल राइट्स एंड इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी पार्ट 3 जो है वो फंडामेंटल के रिलेटेड है, वो वायलेट ना करे गवर्नमेंट उनको तोड़ मरोड़ने की कोशिश ना करे। कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको प्रोटेक्ट किया है, वो बेसिक राइट्स माने जाते हैं ताकि हाँ कुछ फंडामेंटल राइट्स को पहले भी आप कह सकते हो चेंज किया गया है, या राइट टू प्रॉपर्टी जो था आर्टिकल 300A में वो बाद में चेंज किया गया, लेकिन उसमें कई सारे बहस हुई वगैरह। आप इसका जो अमेंडमेंट है वो बहुत ज़्यादा टफ है, आप आर्टिकल 368 के तहत किया जाता है। इसमें हम कभी अच्छे से डिटेल्स के साथ एब्सोल्यूट राइट्स को वो चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन फंडामेंटल राइट्स भी ऐसे चेंज नहीं कर सकता है गवर्नमेंट आसानी से। इसमें अगर जुडिशरी को लगेगा ये गवर्नमेंट कुछ करने की कोशिश करेगा तो वो अपना वो इंटरफेयर कर सकते हैं। इसलिए जो पार्लियामेंट को लिमिटेशंस की गई है जो फंडामेंटल राइट्स हैं पार्ट 3 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को इसलिए दिए गए हैं ताकि लोगों के भले के लिए, सिटीजन्स के लिए काम किया जाए, सिटीजन्स को कुछ हद तक उनके पावर्स भी प्रोटेक्ट हो जाए। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी फंडामेंटल राइट्स मेंशन है। आप जानते हो आर्टिकल 12 to 35 फंडामेंटल राइट्स आते हैं, ये हमें अच्छे से पढ़ने हैं 12 to 35, और पार्ट 3 में ये आते हैं। पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमने ऑलरेडी किया, शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी हमने ऑलरेडी किया है, और फंडामेंटल राइट्स वगैरह इन पे भी हम अच्छे से डिस्कशन लाएंगे आगे के लेक्चर्स में। फिलहाल हमें साइंस पोर्शन या जनरल स्टडीज़ का पोर्शन भी कवर करना है थोड़ा बहुत, तो उसके बाद हम पॉलिटी भी कंटिन्यू करेंगे, और इंग्लिश वगैरह भी हमें करना ही करना है। सो उसके बाद एक और लिमिटेशन है यहाँ पे जुडिशल, इसको मैं अच्छे से एनसर्कल करूँगा, आप देख लीजिएगा। जुडिशल रिव्यू, द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट हैव द पावर टू स्ट्राइक डाउन लॉज पास्ड बाय द पार्लियामेंट इफ़ दे आर डीम्ड, यानी हम कह सकते हैं, ये ऑलरेडी भी हमने पढ़ा, जुडिशियल रिव्यू यही सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को पावर है, वो स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं लॉज अगर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। उसके बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये भी ऑलरेडी हमने इसके बारे में अच्छे से पढ़ा। यहाँ से आप कह सकते हो इसका कलर अगेन मैंने चेंज किया, आप कह सकते हो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, पार्लियामेंट इज गाइडेड बाय डायरेक्टिव प्रिंसिपल व्हाइल मेकिंग द लॉज एंड पॉलिसीज, यानी पार्लियामेंट को कुछ गाइडलाइंस दिए गई या गाइड किया गया है, कुछ गाइडलाइंस है जो उनको उनके अकॉर्डिंग लॉज बना। वो ऑलरेडी हमने इसके बारे में डिस्कशन किया, कहाँ से आया है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से 1937 से जो इंस्पायरेशन मिली थी तो वहाँ से इन्होंने लिया है। सो गाइडलाइंस है, ये भी कुछ उनको एस्पिरेशन एंड गोल्स
के रिलेटेड काम करना है। अगर गवर्नमेंट ऐसा नहीं करेगा तो अगले इलेक्शन में लोगों के पास वोटिंग होती है, वोटिंग वो गवर्नमेंट को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हमने कई बार देखा 1976 में जब एमरजेंसी वगैरह थी, तो यहाँ कई बार गवर्नमेंट अपनी डिक्टेटरशिप करने की कोशिश करता है और लोगों के लिए गोल्स एंड एस्पिरेशन के लिए काम नहीं करता है। तो वोटिंग में हमने यही देखा है कि नेक्स्ट गवर्नमेंट वो नहीं रहती फिर। यानी ये भी एक पावर है सिटीजन्स के हाथ में वोटिंग का, वो कंट्रोल कर सकते हैं गवर्नमेंट को बहुत हद तक। उसके बाद सो वाइल पार्लियामेंट है सिग्निफिकेंट पावर्स इट इज सॉवर्निटी इज नॉट एब्सोलूट, यानी वो एब्सोलूट नहीं है, वो एब्सोलूट नहीं है उनके पावर्स। एब्सोलूट इसलिए नहीं है क्योंकि उनमें लिमिटेशंस हैं, उनमें लिमिटेशंस दिए जाते हैं। So the Constitution has established a balance of power, ensuring the Parliament's authority is exercised with the framework of Constitution and principles of democracy, socialism and secularism। यानी उनको पावर्स अथॉरिटी दी जाती है फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को कंसिडर में रख के, प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी के मतलब उसको कंसिडर करके उसके बाद गवर्नमेंट्स को पावर दिए जाते हैं। सोशलिज्म या सेकुलरिज्म वगैरह वायलेट नहीं होना चाहिए, डेमोक्रेसी वगैरह वायलेट नहीं होनी चाहिए, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉपर बैलेंस है, आप कह सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे जाएंगे। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949 और इज इट 2 अक्टूबर 1949। सो आप ये आंसर आपको पता ही होगा, 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया था और उसके बाद जैन 26 को एनफोर्स किया गया था। यानी कॉन्स्टिट्यूशन डे जो है वो 26 नवंबर 1949 को ही मनाया जाता है। ऑलरेडी हमने कई बार ऑलमोस्ट 10 टाइम्स से ज़्यादा पढ़ा होगा, तो MCQs रिपीटेड है ये। अब इसके बारे में डिटेल डिस्कशन है, इसलिए रिपीट करने का मकसद है ताकि आपको ये दिमाग में बैठ जाए अच्छे से, आपको कहीं इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। मेरे लेक्चर्स जो है वो मोर देन एनफ होंगे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, प्लस आपको गूगल में MCQs वगैरह लगाने हैं, बस आपका ये अच्छे से हो जाएगा। उसके बाद मैंने बोला द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन नवंबर 26 1949, जैसे कि ऑलरेडी मैंने ये बोला है। हाउएवर इट केम इनटू इफेक्ट ऑन जनवरी 26 1950 को 26 जैन को ये एनफोर्स हुआ था, विच इज़ सेलिब्रेटेड एज रिपब्लिक डे इन इंडिया। रिपब्लिक डे इसको मनाया जाता है हर साल, 26 जैन को मनाते हैं ना रिपब्लिक डे। नवंबर 26 1949 इज नोन एज कॉन्स्टिट्यूशनल डे। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल डे पे क्वेश्चन आया कॉन्स्टिट्यूशनल डे कौन सा डे है, तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा। नवंबर 26 1949 को कॉन्स्टिट्यूशनल डे मनाया कॉन्स्टिट्यूशनल डे कहते हैं इसको। और एंड इट मेक्स द डे व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये वो दिन है जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने अडॉप्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और एनफोर्स कब हुआ था? 26 जैन को। फिर उसके बाद जनवरी 26 1949 मेक द डे व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट, यानी इफेक्ट या एनफोर्स कह सकते हैं हम, इस दिन हुआ था। यहाँ ये लाइन जो है, एंड ऑफिशियली बिकम रिपब्लिक रिप्लेसिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। एंड इंडिया ऑफिशियली बिकम रिपब्लिक, इंडिया ऑफिशियली रिपब्लिक बना और रिप्लेस किया गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935। और मेजर पोर्शन जो है इंडियन के कॉन्स्टिट्यूशन में 1935 एक्ट से लिया गया है। ये याद रखना आप, क्वेश्चन आ सकता है मेजर पोर्शन कहाँ से लिया गया है, तो 90। और कई सारे फॉरेन कॉन्स्टिट्यूशन से भी बारो किए गए हैं कुछ पार्ट्स, जैसे कि ऑलरेडी हमने अपने लेक्चर्स में पढ़ा है। सो जैसे कि DPSPs अभी हमने पढ़ा है, इरिश कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह से लिया गया, लेकिन मेजर पार्ट जो है इससे ही लिया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट से ही। सो फंडामेंटल राइट्स वगैरह जो है मैग्ना कार्टा से लिए गए थे। असल में मैग्ना कार्टा वो लंबी स्टोरी है, वहीं से सारे राइट्स आते हैं। सो फंडामेंटल राइट्स जो यहाँ पे है वो USA से लिए गए हैं। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में वो अलग डिस्कशन है, हम जब फंडामेंटल राइट्स पे पढ़ेंगे तो उस टाइम करेंगे डिस्कस। अभी यहाँ पे जो है इंडिया ऑफिशियली जो है वो रिपब्लिक बना, रिप्लेसिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, ये लास्ट क्वेश्चन है। द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट द आइडियल्स ऑफ, यानी प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिफ्लेक्ट
कौन कौन सा आइडल करता है। लिबर्टी, इक्वलिटी, फर्टिनिटी, इज इट लिबर्टी, इक्वलिटी, फर्टिनिटी, इज इट सॉवरेनिटी, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, इज इट जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, और इज इट डेमोक्रेसी, यूनिटी एंड डेवलपमेंट। आप कह सकते हो ये जो, अगेन आई विल रिपीट माई क्वेश्चन, द प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन reflect the ideals of liberty, equality, fraternity, or is it sovereignty, socialism, secularism, or is it justice, liberty, equality, democracy, unity and development। आप क्लियरली इसका आंसर दे सकते हो, ये आपने कई बार पढ़ा ही होगा, जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वालिटी। इसको हम अच्छे से करेंगे। जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वालिटी, यानी क्वेश्चन यही था, प्रेम्बल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट द आइडल्स ऑफ, कौन कौन सा आइडल वो रिफ्लेक्ट करता है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी। यानी जस्टिस का बहुत यहाँ पे प्रिंसिपल है, जस्टिस की बात होती है, लिबर्टी की बात होती है, यानी हम कह सकते फ्रीडम वगैरह दी जाती है सिटीज़न को, एंड इक्वालिटी की बात होती है। कई सारे और भी है। द प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट द आइडल्स ऑफ, कौन कौन सा आइडल रिफ्लेक्ट करता है, जैसे कि जस्टिस, यहाँ पे जस्टिस की बात की हमने, लिबर्टी की बात की हमने, इक्वालिटी की बात की हमने, तीनों साथ साथ आती है, और बाकी जितने भी है वो भी यहाँ पे मेंशन है। अब इनको हम अच्छे से पढ़ेंगे कौन कौन सी है। क्वेश्चन यही था, द प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट द आइडल्स ऑफ, एक तो ये जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी की बात करता है, उसके बाद यानी जो आइडल्स है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, उसके बाद और भी कई सारे हैं, हम सबको अच्छे से पढ़ेंगे। ये डॉक्यूमेंट मैंने कंपाइल किया है आपके लिए, ताकि आपको अच्छे से कॉन्स्टिट्यूशन पे होल्ड हो जाए। यहाँ पे मेरा नाम लिखा है, आप कैसे देख सकते हो, डॉक्यूमेंट कंपाइल्ड बाय ज़रगर इशफाक। उसके बाद आप देखिए सॉवरेनिटी इंडिया पहला है, पहला आप देख सकते हो, द प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट द आइडल्स ऑफ, कौन कौन सा आइडल रिफ्लेक्ट, आप कह सकते हैं सॉवरेनिटी, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फर्टिनिटी। अब हम सारे अच्छे से पढ़ेंगे। इसको मैं थोड़ा जूम करूँगा। उसके बाद इसका कलर चेंज करेंगे, इसका कलर चेंज करेंगे, ओके। इसको एनसर्कल करेंगे 1 by 1, अच्छे से करेंगे। अगेन वेट ए बिट स्टूडेंट्स। सॉवरेनिटी, इंडिया इज़ अ सॉवरेन नेशन फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल, यानी ये इंडिपेंडेंट है, ये फॉरेन कंट्री पे डिपेंड नहीं है, तो आप कह सकते हो फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल। उसके बाद सोशलिज्म, यहाँ पे सोशलिज्म, द कॉन्स्टिट्यूशन एम्स टू प्रमोट इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी, यानी कॉन्स्टिट्यूशन का यही मकसद है, वो प्रमोट करे इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी, यानी इक्वालिटी सोसाइटी में करे। उसके बाद सेकुलरिज्म, द स्टेट ट्रीट्स ऑल, यहाँ पे इसको मैं अच्छे से करूँगा। सेकुलरिज्म, द स्टेट ट्रीट्स ऑल रिलीजन इक्वल एंड डज नॉट फेवर वन ओवर अनदर, यानी ये ऑलरेडी हमने पढ़ा है, सब मज़हब बराबर है कानून की नज़र में, या कॉन्स्टिट्यूशन की नज़र में सारे मज़हब या रिलीजन बराबर है। डेमोक्रेसी, उसके बाद डेमोक्रेसी है यहाँ पे, डेमोक्रेसी, द पावर इज़ हेल्ड बाय द पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेशन आर इलेक्टेड थ्रू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, यानी लोगों के हाथ में ही पावर है और वो रिप्रेजेंट होता है थ्रू इलेक्शंस। जब लोग किसको पावर देंगे वो उन पे डिपेंड करता है, फिर गवर्नमेंट उनके लिए काम करता है, और अगर उनको लगेगा ये काम नहीं कर रहे हैं हमारे लिए, लोगों के लिए, तो वो नेक्स्ट उनके लिए इलेक्शन आता है, तो वो इलेक्शंस में वो गवर्नमेंट गिरा सकते हैं, इसलिए लोगों के हाथ में ही पावर होता है। उसके बाद रिपब्लिक, इंडिया इज़ रिपब्लिक नॉट मोनार्की विद एन इलेक्टेड प्रेसिडेंट एज हेड ऑफ द स्टेट, इंडिया जो है वो रिपब्लिक माना जाता है, और जो यहाँ पे मोनार्क वगैरह नहीं है, प्रेसिडेंट माना जाता है हेड ऑफ द स्टेट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रेसिडेंट माना जाता है हेड ऑफ द स्टेट। द जस्टिस, द कॉन्स्टिट्यूशन एंश्राइन्स जस्टिस फॉर आवर सिटीजन्स इंक्लूडिंग सोशल एंड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, उसमें जस्टिस में आता है सिटीजन्स को जस्टिस मिलना चाहिए, जिसमें सोशल जस्टिस है, इकोनॉमिक जस्टिस है, पॉलिटिकल जस्टिस, यानी पॉलिटिकल जस्टिस भी होना चाहिए, इकोनॉमिक जस्टिस भी होना चाहिए। सोशल जस्टिस की बहुत बड़ी टर्म है,
यानी इक्वालिटी होनी चाहिए, सबको हक मिलना चाहिए, चाहे आप सोशलिज़म की बात करो, इकोनॉमी की बात करो, पर कैपिटा इनकम होनी चाहिए सबकी अच्छे से, तो अच्छी इनकम होनी चाहिए, आप कमा सको अच्छे से, एंड पॉलिटिकल जस्टिस वगैरह होने चाहिए। लेकिन अभी आप देख सकते हो पर कैपिटा इनकम यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेरी करती है। कैपिटलिज्म का इशू बहुत है इंडिया में, इस पे काम करना होगा गवर्नमेंट को, एस्पिरेशन एंड गोल्स के लिए काम करना होगा। यहाँ पे दौलत जो है वो मतलब अच्छे तरीके से नहीं है, जो ज़्यादा अमीर है वो ज़्यादा अमीर है और जो गरीब है वो बहुत ज़्यादा गरीब है। वरना इंडिया की इकनॉमी आप जानते हो वन ऑफ द लीडिंग इकनॉमी मानी जाती है वर्ल्ड में, अच्छी खासी इकनॉमी है इंडिया की, लेकिन पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा वेरी करती है या बहुत ज़्यादा कम कह सकते हो एज़ कम्पेयर टू, अगर आप ब्रिटिशर्स की इकनॉमी देखो तो इंडिया ने उनको ऑलरेडी क्रॉस किया है, तो इंडिया की इकनॉमी उनसे अच्छी है, लेकिन पर कैपिटा इनकम में आसमान और ज़मीन का फ़र्क आप देख सकते हो। इसलिए जो DPSPs में गाइडलाइंस है गवर्नमेंट को चाहिए वो उन पे काम करे, इकोनॉमिक इनिशिएटिव लाए ताकि लोगों का भला हो जाए। सोशलिज्म और डेमोक्रेसी का यही मतलब होता है, आप अपने सिटीजन्स का वेलफेयर करिए ताकि जो दौलत है वो लोगों में अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, ताकि पर कैपिटा इनकम और ये जो गरीबी है, आप जानते हो इंडिया में बहुत ज़्यादा ये है, पर इनइक्वालिटी का इशू भी है, मगर गवर्नमेंट कहीं हद तक कोशिश कर रहा है और कहीं हद तक आप पाओगे अभी भी इनइक्वालिटी। इसलिए कहीं कास्ट्स को या OBCs आप कह सकते हो, ST वगैरह को अभी भी रिजर्वेशन दी जाती है इसी की बुनियाद पे, ताकि वो अच्छे से मतलब ज़िंदगी गुजार सके या उनकी जो जनरेशन है वो इम्प्रूव हो जाए, और फ्यूचर में जब वो अच्छे से कंपेयर करेंगे बाकी से, तो वो उनको फिर उसके बाद वो रिमूव की जाएगी उनकी रिजर्वेशन। लेकिन ऐसा फ़िलहाल नहीं है, बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी है उस हिसाब से। लेकिन यहाँ पे इक्वालिटी की बात की गई है राइट्स के हिसाब से, राइट्स तो सबको इक्वल है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, एंड अपॉर्चुनिटीज़ भी इक्वल हैं अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। सपोज़ आप JK-SSB का फॉर्म भरते हो या कोई भी एग्ज़ाम देते हो एंट्रेंस वगैरह, तो वहाँ पे ये नहीं देखा जाए ये बैकवर्ड है या कोई गरीब है या कोई इस रिलीजन से है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो सब हर कोई एग्ज़ाम में अपीयर होता है। यही इक्वालिटी की बात होती है, इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात होती है, सब अपीयर होते हैं चाहे कोई भी हो। आपके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, आपके पास डिग्री होनी चाहिए, बाकी कोई भी एग्ज़ाम में अपीयर हो सकता है, जॉब पा सकता है। उसके बाद करप्शन वगैरह वो अलग मसला है, लेकिन एटलीस्ट कॉन्स्टिट्यूशन तो फुल्ली देता है यहाँ पे इक्वल राइट्स, सबको वो अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म में। ये ऐसे ही आप ले सकते हो एग्जाम्पल्स कई सारे इक्वालिटी कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है, और लोगों ने फिर इसका गलत फ़ायदा उठाया है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी अच्छा खासा कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, ऑलरेडी कई सारे चीज़ें दी है लोगों को, जैसे कि जस्टिस मैंने बोला, लिबर्टी बोला, सोशलिज्म बोला, डेमोक्रेसी बोला, सेकुलरिज्म बोला। ऐसे ही एक और है 9th फर्टर्निटी ब्रदरहुड की बात करेंगे हम। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट ए सेंस ऑफ ब्रदरहुड एंड यूनिटी अमंग सिटीजन्स, यानी ब्रदरहुड की बात करेंगे और यूनिटी अमंग सिटीजन्स में यूनिटी वगैरह होनी चाहिए। दिस आइडल्स सर्व एज द फाउंडेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, गाइड द गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। ये जो आइडल्स है ये फाउंडेशन करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन इन्हीं गाइडलाइंस पे काम करता है या इन्हीं पे अपनी गवर्नेंस चलाता है, एंड डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, इससे गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ द नेशन होती है। यानी जो देश होता है या कंट्री होती है वो डेवलप होती है, वो एस्पिरेशन एंड गोल्स ऑफ सोसाइटी के लिए काम करता है। ये जो बेसिक कुछ आप पढ़ सकते हो यहाँ पे प्रीएम्बल में, या प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट द आइडल्स, ये कुछ आइडल्स है या कॉन्स्टिट्यूशन में या प्रीएम्बल में आप कह सकते हो। सो ये गवर्नमेंट को फॉलो करने हैं और ताकि लोगों के लिए इक्वालिटी रहे,
सोशलिज्म कायम रहे, सेकुलरिज्म कायम रहे, रिपब्लिक तो आप जानते ही हो, यहाँ पे मोनार्की सिस्टम नहीं है, जस्टिस वगैरह होना चाहिए, लिबर्टी होनी चाहिए, फ्रेटर्निटी वगैरह होनी चाहिए। ऑलरेडी आप देख सकते हो एग्जिस्ट करता है कुछ हद तक, और कुछ हद तक सोसाइटी में प्रॉब्लम्स होती ही होती है, लेकिन अगर गवर्नमेंट अच्छे इनिशिएटिव्स लाएगा तो पर कैपिटा इनकम भी अच्छी खासी होगी लोगों की। ये आप फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर सकते हो, विद टाइम सब ठीक हो जाएगा। थैंक्स फॉर बीइंग विद मी। हमने आज अच्छा खासा डिटेल लेक्चर लाया है। सो MCQ 6 किए, लेकिन हमने बहुत सारी डिटेल्स ताकि आपको ये कहीं और से सोर्स से पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। ऐसे ही बाकी टॉपिक्स हम भी पढ़ेंगे, जहाँ हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर हम साइंस पे लाएंगे और जनरल स्टडीज़ पर, लेकिन पॉलिटी भी हमें पढ़नी है, लेकिन फ़िलहाल हम वो पोर्शन कंप्लीट करेंगे, फिर दोबारा हम फंडामेंटल राइट्स वगैरह पे आएंगे। फ़िलहाल हमें साइंस पोर्शन या जनरल स्टडीज़ का पोर्शन कवर करना है। सो आप अपनी मेहनत जारी रखें, और कांस्टेबल्स या जो भी पोस्ट के लिए पढ़ रहे हो, पटवारी वगैरह के लिए, तो आप मेरे लेक्चर्स देख सकते हो। तो कंटिन्यू आप मेहनत करिए, NCERTs को फॉलो करिए और MCQs गूगल में लगाइए, उसके बाद लेक्चर्स भी देखिए। थैंक्स फॉर बीइंग विद मी।